दोस्तों, आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो डार्क साइकोलॉजी की ऐसी बातें हैं जो मुझे एक टाइम पे लगा कि यार आपको बताना भी चाहिए कि नहीं। देखो, वैसे तो मैंने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक की बातें पढ़ी है, सुनी है, उनकी बातें सीखी है। जो सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक होती है, सक्सेस से रिलेटेड होती है, बिजनेस से रिलेटेड होती है, उनमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की बातें होते रहती है। लेकिन आज जो इस बुक की बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो इतने लेवल पर डार्क बताया गया ना जितना मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है। बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में इतनी ज़्यादा पावर है इस बातों में। इसलिए मुझे डाउट सा हो रहा था कि यार ये बातें इस एंगल में, इतने डार्क एंगल में बतानी चाहिए भी कि नहीं। बट फिर मेरे टीम मेंबर ने मुझे ये चीज़ बोली कि अगर ये बातें हम नहीं बताते हैं, नहीं शेयर करते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी इन डार्क साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी, पॉलिटिशियंस, या मे बी आपके कोई पहचान वाला जो आपसे आपका फ़ायदा उठा रहा है, वो लोग तो इसका यूज़ करके आपका नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए इन बातों से रिलेटेड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट आप दूसरों को मैनिपुलेट नहीं तो खुद पहचान पाओ कि कौन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से, ये जो बातें हैं अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको काम की लगती है ना, तो इस वीडियो को आप अपने जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि आपको और आपके चाहने वालों को लोग बेवकूफ़ ना बना पाए इन डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके। आज मैं टोटल आपको 12 ऐसे डार्क साइकोलॉजी के हैक्स बताने वाला हूँ जिससे आपको बचना चाहिए, या अगर आप चाहते हो तो उसका आप यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन सही कामों के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। निकी आर्नस्टाइन यूएसए के एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनर थे, जो एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेसबॉल मैच देखने चले गए ना। उनकी गर्लफ्रेंड को बेसबॉल देखने में इतना शौक नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन दोनों ने यहाँ पे एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, एक बैटिंग गेम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हॉट डॉग बेचने वाला वो हॉट डॉग फेंकेगा तो जिसको वो हॉट डॉग चाहिए वो उसे पकड़ पाएगा कि नहीं, या फिर वो जो ड्रंक आदमी है वो अपनी टीम को चीयर करने के लिए खड़ा हो पाएगा कि नहीं, या फिर वो जो लड़की अभी उठ के कहीं जा रही है उसको कितने आदमी लोग पलट के देखेंगे ना। इस वाली बेट में निकी कहता है कि उसको 5 लड़के घूम के देखेंगे, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि 3 लोग देखेंगे ना। दोनों इसके ऊपर $10 की बेट लगाते हैं और एक एक करके काउंट करना स्टार्ट करते हैं। एक लड़का पलट के देखता है, 2, 3, 4, 5, 6, और ऐसे ही निकी जीत जाता है ना। ये जो बैटिंग गेम चल रहा होता है उसे एक और आदमी देख रहा होता है जो उनकी सीट के पास ही होता है, एक चाइनीज आदमी, जो फिर अचानक बोलता है कि आई बेट $100 कि इस बार जो बैट्समैन है ना वो रन लेने के लिए डाइव मारेगा ना। और निकी समझ जाता है कि यार इसे भी ये बैटिंग गेम में शामिल होना है, इसलिए वो बोलता है मुझे नहीं लगता। तो लगाते हैं $100 बेट पे। नाउ लकीली बैट्समैन रन लेता है और वो चाइनीज आदमी जीत जाता है। उसको बहुत खुशी होती है, वो हंसने लगता है, एक सिनिस्टर स्माइल के साथ निकी को देखता है, जिसे निकी को आप बोल सकते हो थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी रेपुटेशन आ गई है। तो फिर वो बोलता है आई बेट $1000 कि अभी जो नेक्स्ट बॉल है ना वो बैट्समैन मिस कर देगा। चाइनीज मैन बोलता है ओके लगी, बैट्समैन मिस नहीं करेगा बल्कि बॉल हिट करेगा ना। बॉल जाती है और बैट्समैन का बॉल मिस हो जाता है, निकी जीत जाता है ना। इस बार चाइनीज मैन को थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर वो दाव को और बढ़ा देता है। अब वो बोलता है कि मैं बेट लगाता हूँ $10,000 का कि इस बार जो बॉलर है ना वो जो बॉल डालने जाएगा तो उसका कैप नीचे गिर जाएगा ना। निकी को ये चीज़ नियरली इम्पॉसिबल लगती है कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो बोलता है नहीं होने वाला, चलो लगाते हैं $10,000 की। बट सरप्राइजिंगली कैप गिर जाती है और निकी हार जाता है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होकर वो बोलता है $50,000 की बेट लगाते हैं, अगला जो फाउल होगा वो ब्लू टीम के साइड से होगा। चाइनीज मैन बोलता है नहीं, रेड टीम के साइड से होगा, और दोनों अगेन $50,000 की बेट लगाते हैं टेबल पे रख के। एंड गेस व्हाट, रेड टीम के साइड से फॉल हो जाता है। चाइनीज मैन अब हंसने लग जाता है जोर जोर से। निकी की जो गर्लफ्रेंड होती है वो घबरा सी जाती है, वो स्ट्रेस में बोलती है निकी को चलो बस हो गया, अब नहीं खेलना है। बट निकी ने चीज़ों को ईगो पे ले लिया होता है, वो बोलता है अभी नहीं, अभी और खेलना है, और वो बेट लगाता है इस बार $100,000 की। वो बोलता है लगी बेट, नेक्स्ट 3 बॉल में एक भी हिट नहीं होगा। चाइनीज मैन स्माइल करते हुए बोलता है नहीं, एक बॉल हिट भी होगा और बाउंड्री भी क्रॉस करेगा। दोनों वापस से बैट लगाते हैं। इस बार एक बॉल मिस हो जाता है, दूसरा बॉल मिस हो जाता है। निकी थोड़ा सा स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही तीसरा बॉल जाता है बैट्समैन का जो बैट है वो बॉल से एकदम क्लीन हिट करता है और बाउंड्री के बाहर चले जाता है बॉल। चाइनीज मैन जोर जोर से हंसने लगता है, सभी लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। इतना एम्बैरेसमेंट निकी ने शायद अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। बट क्या करे, हार तो हार थी। वो पैसे देता है और वहाँ से निकल ही रहा होता है। तभी चाइनीज मैन एक निचली नज़र से उसको देखते हुए स्माइल करता है ना। इस बार निकी का ईगो वापस से बीच में आ जाता है। वो चलते हुए जा ही रहा होता है बट फिर वापस आ जाता है और बोलता है कि इस फील्ड में कोई भी एक प्लेयर पिक करो, उसकी टी शर्ट पे कौन सा नंबर होगा वो मैं गेस करूंगा। चाइनीज मैन बोलता है ठीक है, कितने की बेट है।
निकी बोलता है $1 मिलियन की बेट है। चाइनीज मैन इसके ऊपर हंसने लग जाता है। $1 मिलियन तो तुम्हारे पास होंगे भी नहीं। निकी के पास एक्चुअल में पैसे थे, वो किसी और के पैसे थे। सारे पैसों को टेबल पर रखने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है कि तुम ऐसा नहीं करना, ये तुम्हारे पैसे नहीं है। बट वो एक भी बात नहीं सुनता है और गुस्से में आके अपने सारे पैसे दाव पे लगा देता है। इनफैक्ट इस बार तो चाइनीज मैन भी मना कर रहा होता है कि देख भाई, तेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो चले जा, बेटर होगा। बट निकी का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो क्विट नहीं करता है। वो बोलता है फील्ड में 15-20 प्लेयर है, तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एक बार खेल लो, देखते हैं, जिसकी किस्मत उसको मिलेगा। अभी भी चाइनीज मैन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। निकी बोलता है तुमने कौन सा नंबर चूज किया या कौन से प्लेयर को चूज किया वो मैं भी नहीं बताऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड बताएगी। नाउ चाइनीज मैन अगेन मुस्कुराता है और बोलता है देखो, वैसे तो मुझे तुम पे तरस आ रहा है, बट फ्री के पैसे को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, चलो खेलते हैं। वो चाइनीज मैन अपना बाइनाक्यूलर्स लेता है, अपने प्लेयर को और उसके नंबर को चुनने लग जाता है। कुछ टाइम तक वो पूरे फील्ड पे अलग अलग प्लेयर्स को देखता है और फिर फाइनली एक प्लेयर को वो चुन लेता है। उसकी जर्सी पे जो नंबर होता है उस नंबर को वो एक पेपर पे लिख देता है और साइड में रख देता है। निकी की जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है, चिढ़ती है, चिल्लाती है कि मैं नहीं करूँगी, मेरे ऊपर ये सब चीज़ें मत डालो, मुझे नहीं खेलना है। बट निकी फोर्सफुली उसे बोलता है कि जस्ट पिक। उसकी गर्लफ्रेंड रोते रोते गुस्से में जाती है, बाइनाक्यूलर्स उठाती है और अपने लकी प्लेयर को ढूंढने लग जाती है। वो ढूंढती है और सरप्राइजिंगली उसे एक चेहरा दिखता है। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। ना बात ये होती है ना, जो चेहरा होता है वो निकी के एक दोस्त का होता है जिसकी जर्सी पे लिखा होता है 55 नंबर। ना अभी निकी का दिमाग चलने लगता है, उसको समझ में आ जाता है इधर कुछ तो प्लान है कि निकी का दोस्त कोई प्लेयर नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान होता है, बट वो उस फील्ड पे क्या कर रहा है, इसीलिए वो समझ जाती है कि कुछ तो बात है। जिसके बाद बाइनाक्यूलर साइड में रख के वो बोलती है नंबर 55। ना चाइनीज जो मैन होता है वो स्माइल करने लगता है और अचानक से उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो बोलता है इम्पॉसिबल। वो पीस ऑफ पेपर को ओपन करता है और सबको दिखाता है, उस पर लिखा होता है नंबर 55। जिसके बाद निकी और उसकी गर्लफ्रेंड $2 मिलियन कैश का सूटकेस भर के वहाँ से निकल जाते हैं। अब देखो, ये कहानी सुनने के बाद कुछ लोगों को ना फोकस मूवी की याद आ रही होगी, बट एक्चुअली ये फोकस मूवी का सीन नहीं है। ये एक्चुअल में एक रियल कहानी है निकी आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के एक प्रोफेशनल गैम्बलर की, एक कॉन्फिडेंस ट्रिक्स्टर की, जो कई सारी क्रेजी स्ट्रैटेजीज का यूज करके स्कैम करता था। और यहाँ पे उसने एक साइकोलॉजी ट्रिक का यूज किया था जिसके बारे में आपने शायद सुना भी होगा कई बार, जिसे बोलते हैं प्राइमिंग। देखो बात ये थी ना कि निकी उस चाइनीज आदमी को पहले से ही जानता था। वो चाइनीज एक बिलियनर था जिसे गैम्बलिंग का एडिक्शन था, बहुत शौक था। वो लास वेगस में जाके हमेशा पैसे उड़ाता रहता था। निकी ने जानबूझ के उसकी सीट के पास ही अपनी सीट भी बुक करी थी और वो जानबूझ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गेम खेल रहा था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड को पता भी नहीं था। इसके बाद उसने जानबूझ के बेट्स लगाए और वो जानबूझ के हारने लगा ताकि चाइनीज मैन को एक विनर वाली फीलिंग आने लगे। बट चाइनीज मैन ये नहीं जानता था कि जो आखिरी बेट थी $1 मिलियन की, वो एक्चुअली पूरी प्लान्ड थी। देखो बात ये थी ना कि निकी ने बहुत पहले से ही उस चाइनीज आदमी को नंबर 55 से प्राइम कर दिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वो चाइनीज आदमी जब से यूएसए आया हुआ था, वो जो भी रास्ते से गुजरता था हर जगह उसे 55 दिखाया जाता था। अब कॉन्शियसली तो वो चाइनीज आदमी वो 55 नंबर को देख रहा नहीं था, बट अनकॉन्शियसली उसकी नज़र बिलबोर्ड्स पे, कई सारे लोगों के कपड़े, शॉपिंग मॉल्स, इवन उसकी गाड़ी का नंबर, उसके रूम का नंबर, उसको जो बिल दिया जाता था, उसके लास्ट के डिजिट्स, ये सब जानबूझ के 55 छपाया जाता था। यहाँ तक कि उसके होटल का जो एम्बियंस था ना, वहाँ की डिज़ाइनों में भी जानबूझ के 55 नंबर्स को छुपा के बनाया गया था। इनफैक्ट वहाँ पे एक सॉन्ग भी प्ले कर दिया जा रहा था, चाइनीज सॉन्ग, जिसका ट्रांसलेशन आता है 55 डेज एट पैकिंग। ऐसी कई सारी चीज़ें जिसपे वो चाइनीज मैन कॉन्शियसली फोकस भी नहीं कर रहा था, वो सारी चीज़ों में 55 नंबर छुपाया जा रहा था। इनफैक्ट वो जो निकी का दोस्त है, उसको भी एक दो बार उस चाइनीज आदमी के रास्ते में लाया गया था ताकि उसका फेस भी थोड़ा फेमिलियर हो जाए। इसलिए जब निकी ने उस चाइनीज आदमी को एक आदमी चुनने बोला, उसको पता नहीं था, बट सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में 55 नंबर ही क्लिक हुआ, उसको फेमिलियर लगा। वो चाइनीज अमेरिकन उसका दोस्त, वो भी फेमिलियर लगा। ना चाइनीज आदमी को लग रहा था कि ये बस एक लक की और एक इंस्टिंक्ट वाली बात है, बट ऐसा कोई इंस्टिंक्ट नहीं था। इसके पीछे का प्रिंसिपल था प्राइमिंग। वो 55 नंबर से प्राइम्ड हो चुका था। प्राइमिंग के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट एक्चुअल में कितना पावरफुल प्राइमिंग हो सकता है, ये स्टोरी उसका ही अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को गलत चीज़ों से प्राइम कर लेते हैं सुबह सुबह। वहीं कुछ आप देखना पॉजिटिव जो लोग होते हैं, वो लोग की सुबह सुबह की रूटीन होती है, वो लोग पॉजिटिव तरीके से अपने आप को प्राइम करते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा दिन अच्छा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग गलत तरीके से सुबह सुबह अपने आप को प्राइम करते हैं, गलत चीज़ें देख के, गलत वीडियोस देख के, या गलत काम करके, या गुस्से में उठते हैं, यूजुअली उनका दिन पूरा ऐसे गलत साइड से ही बीतता है। ऐसे आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज और बड़े बड़े लोग आपको प्राइम करते रहते हैं हमेशा कि आपको कितने पैसे कमाने चाहिए,
आपको कितने पैसे उड़ाने चाहिए, आपको क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ज़िंदगी में क्या क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है, ये सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं प्राइमिंग यूज़ की जा रही है और हमें एक तरफ शिफ्ट कर दिया जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। अब आते हैं दूसरे साइकोलॉजिकल हैक पे। आपने ये वर्ड सुना है, गैस लाइटिंग? आजकल की जो यंगर जनरेशन है वो लोग गैस लाइटिंग ये सारे वर्ड्स काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, कि माई बॉयफ्रेंड वॉज गैस लाइटिंग मी। आपको पता है गैस लाइटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। इनफैक्ट इस वर्ड के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बात 19वीं सेंचुरी की थी। बेला नाम की एक औरत थी जिसका हस्बैंड था जैक नाम का, दोनों मैनिंगम थे। अब ये जो जैक था ना, वो चाहता था कि उसकी जो वाइफ है बेला वो पागल हो जाए, लिटरली पागल। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो बात ये थी ना, जैक को थोड़ा अमीर होना था और इसकी जो बीवी थी वो ऑलरेडी पैसों के मामले में अच्छी थी, प्लस उसके पास एक बहुत ही महंगा हार था जो उसकी आंट का था ना। उसकी आंट का किसी ने तो मर्डर कर दिया था, बट ये जो हार था, जैक का ये मानना था कि वो हार उनके ही घर में कहीं रखा हुआ है। जैक ऐसे ही जाके उस हार को ढूंढ के बेच तो सकता नहीं था, इसलिए उसने साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करना स्टार्ट करी। उसने प्लान बनाया कि वो धीरे धीरे अपनी वाइफ को पागल बना देगा। सबसे पहले उसने अपनी वाइफ को पूरी तरीके से सेक्लूड करना स्टार्ट कर दिया दूसरों से, कि वो किसी से बात ना करे, कोई उससे मिले ना, और वो सिर्फ उससे ही बात करे, पूरी तरीके से उस पर ही डिपेंड रहे। फिर वो धीरे धीरे उसकी थिंकिंग के साथ खेलने लग गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी सामान जो बेला एक जगह रखती थी उसे हटा के कहीं और रख देता था, और जब बेला पूछती थी कि ये सामान तुमने हटाया, तो वो बोलता था नहीं मैंने थोड़ी ना हटाया, तुमने ही हटाया होगा, और याद करो तुमने ही तो रखा था, मैंने देखा भी था। ऐसी वो चीज़ों को यहाँ से वहाँ मिसप्लेस करने लग गया। प्लस जो गैस लाइट होती है वो जानबूझ के उसको स्लो कर देता था। बेला हमेशा तेज करती थी बट वो जाके स्लो कर देता था, और फिर जब बेला पूछती थी कि तुमने से स्लो किया है, तो वो बोलता था नहीं ये तो वैसे ही है जैसा पहले से था ना। इस सब चीज़ों की वजह से बेला हर चीज़ पे डाउट करने लग गई। वो अपनी थिंकिंग पे डाउट करने लग गई, वो अपनी सोच पे, अपने बिलीफ पे डाउट करने लग गई कि क्या वो सच में पागल तो नहीं हो रही है ना। फॉर्चुनेटली आपको एक बात बताऊँ, ये जो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो रियल में नहीं हुआ था। ये एक्चुअल में एक 19वीं सेंचुरी का एक लंदन का प्ले था, और उस प्ले का नाम था गैस लाइट, जिस वर्ड से ही बना गैस लाइटिंग, जो आज बहुत फेमस हो रहा है। गैस लाइटिंग यूजुअली क्या होता है, जब एक इंसान हमें कुछ बोल रहा होता है तो हम सीधा उसे गलत साबित कर देते हैं कि नहीं ऐसा तो था ही नहीं। अब गैस लाइटिंग भी कई बार जाने अनजाने में बहुत लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मे बी फॉर एग्जाम्पल आपको याद है कि बचपन में आपके साथ कोई तो चीज़ हुई थी, बट जैसे ही आपने अपने घर वालों को बोला कि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, तो आपके घर वालों ने सीधा बोल दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, एकदम झूठ है। या फिर अगर समझो आपके कुछ दोस्त है जो आपको पता है घूमने गए थे, बट जैसे आपने उन्हें कन्फ्रंट किया कि तुम लोग यार मुझे छोड़ के घूमने गए थे, तो उन्होंने बोल दिया क्या बात कर रहा है, तेरे को पागल है क्या, तेरे को छोड़ के हम लोग कहीं घूमने जाएंगे कभी भी, तुझे लगता है ऐसा? मतलब सीधा जो इंसान वो बात बोल रहा है उसको उसके बिलीफ पे, उसकी थिंकिंग पे सोचने लगवा देना कि वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सिचुएशन में कहा जाए तो एक बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल देखता है कि उसको किसी और का मैसेज आ रहा है, और वो जब पूछता है कि तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है, इस बात पे जवाब देने के बजाय अगर लड़की बोलने लग जाए तुम मेरा मोबाइल चेक क्यों कर रहे थे, तुमको जरा भी मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम जरा भी मेरी प्राइवेसी की केयर करते हो कि नहीं। मतलब बंदी ने ऐसा बात घुमा दिया कि वो बंदे को पूछने पे ही गिल्ट फील होने लग गया, और वो जो बात थी मेन बात वो कहाँ गायब हो गई किसी को याद भी नहीं है। तो ये सब चीज़ एग्जाम्पल्स है गैस लाइटिंग है। नेक्स्ट वाला भी साइकोलॉजिकल हैक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक आदमी रहता है सॉल नाम का, वो काम से घर जा रहा होता है, एक गली से गुजर ही रहा होता है, तभी उसे एक और आदमी मिलता है। दोनों साथ में चल के जा ही रहे होते हैं, तो दोनों की बातचीत चालू हो जाती है, दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और चल के जा ही रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं गली में एक मोटा सा आदमी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। वो फौरन भाग के उसको देखने जाते हैं। ये जो आदमी होता है वो काफ़ी अमीर लग रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा शराब पी के शायद बेहोश जैसा हो गया है। वो उसे चेक करने लग जाते हैं कि हाँ ये जिंदा भी है कि नहीं, बट हाँ चेक करने में उन्हें मालूम पड़ता है कि नहीं ये जिंदा ही है, बस उसने शायद ज़्यादा शराब पी ली है। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं बट वो आदमी नहीं उठ पाता। फिर पॉल जो होता है वो आदमी के कपड़े चेक करने लग जाता है कि यार शायद उसके पास कोई फ़ोन होगा, कुछ तो आईडी होगी, ताकि वो किसी को कांटेक्ट कर पाए और इसके बारे में बता पाए। जैसे ही पॉल चेक करने लगता है उसे एक बिजनेस आईडी मिलती है, जिससे मालूम पड़ता है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फिर वो लोग उसका वॉलेट चेक करते हैं, वॉलेट में होते हैं $10,000 कैश। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। ये अमाउंट देखने के बाद पॉल की नीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है। वो दूसरे आदमी को देखता है और दोनों को समझ में आ जाता है कि ये उनके पास एक बहुत अच्छा चांस है। पार्टी बहुत अमीर है, शायद ही उसे कोई फ़र्क पड़ेगा ये पैसे गायब होंगे तो, इसीलिए वो लोग और चेक करने लग जाते हैं कि वो लोग और क्या ले सकते हैं उससे। कैश के साथ साथ पॉल की नज़र पड़ती है एक वॉच पे जो आदमी पहना रहता है, जिसे देख के वो सरप्राइजिंगली बोलता है वाओ, डायमंड वाली पतेक फिलिप एक्वानॉट ऑटोमेटिक रोज गोल्ड वॉच। उसे समझ में आ जाता है कि यार ये तो बहुत महंगी चीज़ है। वो उसे निकालता है और निकाल के जाने लगता है। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है घड़ी ले रहा हूँ, तुम कैश ले लो, मैं घड़ी ले लेता हूँ। वो आदमी बोलता है तुमने मुझे पागल समझा है क्या, मुझे पता है ये वॉच बहुत महंगी है।
और हम अगर शेयर कर ही रहे हैं तो हाफ ऑफ शेयर होगा ना। सॉल इस पे बोलता है कि देखो मेरे पास कोई कैश वैश नहीं है, हम आधा आधा नहीं कर पाएंगे, जल्दी यहाँ से निकलते हैं वरना पकड़े जाएंगे। बट वो आदमी बोलता है नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगा। सॉल गुस्सा हो जाता है और बोलता है जो करना है करो। इसके बाद वो आदमी बोलता है रुको रुको, एक काम करते हैं, मेरा घर पास में ही है, मेरे पास कैश पड़े हुए $30,000, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ, ये वॉच तुम मुझे दे दो, प्लस ये $10,000 जो कैश है वो भी तुम रख लो, और बस हम अपने रास्ते चले जाते हैं ना। इसके ऊपर सॉल थोड़ा सोचता है और बोलता है ठीक है चलो ना। बात ये होती है ना कि उस आदमी को पता होता है ये जो वॉच है ना वो आराम से $100,000 की है, तो इसमें उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है। वो फ़ौरन जाता है घर पे, कैश लेता है और सॉल को दे देता है। इसके बाद सॉल निकल जाता है और वो आदमी भी निकल जाता है। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो सॉल था ना एक्चुअली में ये एक कॉन आर्टिस्ट था, और वो जो आदमी रास्ते में पड़ा हुआ था वो उसका ही दोस्त था जिसका नाम था मार्को, और ये जो वॉच थी वो एक फेक वॉच थी। इन दोनों ने मिलके ये चीज़ को प्लान किया हुआ था, और ये स्कैम वो लोग बार बार कई सारे लोगों के साथ मिलके कर चुके थे। बट ये स्कैम करने के लिए जो चीज़ का उन्होंने यूज़ किया उसे बोला जाता है सोशल प्रूफ। ये एक साइकोलॉजी की एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है जहाँ पर हम सोशली लोगों का एक परसेप्शन बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अच्छे सूट में आदमी लेटा हुआ है, मतलब अमीर ही होगा। उसके पर्स में $10,000 कैश है, अगेन अमीर होगा। उसके हाथ में एक पतेक फिलिप है, मतलब अमीर ही होगा। और किसी ने ये भी नहीं सोचा कि वो नकली भी हो सकती है, क्योंकि सिनेरियो ही पूरा ऐसा बनाया गया था। और यही होता है सोशल प्रूफ। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो शायद से उनके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे, बट जानबूझ के लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहन के घूमेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक सोशल प्रूफ देता है कि हाँ वो लोग अमीर है। और इसी चक्कर में कई बार बहुत सारे लोग उन्हें पैसे भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, नाम भी देते हैं, जबकि अंदर की बात उन्हें पता भी नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद एक और साइकोलॉजी ट्रिक है जो इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे बोलते हैं गो स्लाइटली रॉन्ग। समझो आपको किसी इंसान से कोई सच बात निकलवानी है, बट आपको मालूम है शायद वो डायरेक्टली आप पूछोगे तो वो आपको मना कर दे। तब ये टाइम पे आप एक साइकोलॉजी हैक का यूज़ कर सकते हो जिसे बोलते हैं गो स्लाइटली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कलीग है जो अभी रिजाइन कर रहा है और कोई और कंपनी में उसने जॉब ले ली है। अब डायरेक्टली आप पूछोगे तो आपको नहीं बताएगा उसने कौन सी कंपनी में जॉब दी है। तो यहाँ पे आप ये ट्रिक यूज़ करो। आप उससे डायरेक्टली पूछने के बजाय ये पूछो कि यार मैंने सुना है तू इंडिया से बाहर जा रहा है। तो वो बोलेगा नहीं यार, इंडिया से बाहर क्यों जाऊँगा, मैं तो यहीं काम करूँगा। अच्छा कहाँ, दिल्ली जाएगा? वो बोलेगा नहीं नहीं, बैंगलोर। अच्छा बैंगलोर में कोई स्टार्टअप ज्वाइन किया है क्या? नहीं बाबा, एक MNC कंपनी, अच्छी कंपनी है। तो आप बोलोगे कौन सी, गूगल? नहीं नहीं यार, इन्फोसिस है ना। यहाँ पे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यूज़ करी जिसे बोलते हैं गो स्लाइटली रॉन्ग। देखो लोगों को ना कई बार अपनी बातें बताने का शौक नहीं होता है, लेकिन लोगों को दूसरे लोगों को सही करने का बहुत शौक होता है। इसलिए आपने देखा होगा ना, कभी भी अगर कोई इंसान कोई गलती कर दे, कुछ भी गलती, गलत स्पेलिंग लिख दे या कोई गलत काम कर दे, कोई भी वीडियो में अगर कोई गलती दिखती है तो कमेंट में भर भर के उस गलतियों के बारे में लोग कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ना दूसरों को करेक्ट करना बहुत पसंद है, जिससे वो लोग खुद को बड़ा महसूस करते हैं। इसीलिए यही सेम साइकोलॉजी प्रिंसिपल का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सही आंसर पता करना है तो आप लोगों को गलत आंसर देना चालू करो, वो खुद ब खुद आपको करेक्ट आंसर देके कई सारे पोल खोल देंगे ना। इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक जिसे बोलते हैं फियर मॉन्गरिंग। लिस्टरीन ब्रांड के बारे में सुना है आपने, देखा तो होगा ही। वेल अर्ली 90s में जब इस प्रोडक्ट को बनाया गया था ना, इसके प्रोडक्ट को बनाने वाले बहुत खुश थे कि यार हमने क्या प्रोडक्ट बना दिया है, मज़ेदार। इसको एज अ हेयर प्रोडक्ट भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ फ्लोर क्लीनर भी यूज़ किया जा सकता है, एज अ डिओड्रेंट भी यूज़ किया जा सकता है, एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। क्या जीनियस प्रोडक्ट है। बट जब उन्होंने मार्केट में से लॉन्च किया तो टाइम टाइम फिस, ये प्रोडक्ट बिका ही नहीं। वो लोग बहुत परेशान हो गए कि अब क्या करें, प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है बट स्टिल कोई खरीद रहा नहीं है। तब किसी जीनियस को एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया आया। उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट कितना ग्रेट है ये बताने के बजाय उन्होंने एक बीमारी के बारे में बताना स्टार्ट किया, हैलिटोसिस। हैलिटोसिस बेसिकली और कुछ नहीं, बस मुंह की बदबू को बोलते हैं। बट इस नाम को उन्होंने भर भर के मार्केटिंग करना चालू किया कि कैसे हैलिटोसिस के वजह से कई सारी जो लड़कियां हैं वो सिंगल रह जा रही हैं, कैसे उनको पार्टनर्स नहीं मिल पा रहे हैं उनकी मुंह की गंदी बदबू की वजह से। ये डर उन्होंने मार्केटिंग करके फैला डाली, और इस डर का सोल्यूशन क्या था? लिस्टरीन, जो आपकी मुंह की बदबू को, हैलिटोसिस को खत्म कर देगा। एंड गेस व्हाट, इसके बाद कुछ ही सालों में लिस्टरीन एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड बन गया जिसने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दिए। देखो लोगों में डर फैला के अपनी बातें मनवाना आज से नहीं की जा रही है, ये बाबा आदम के जमाने से यूज की जा रही है। इसके वन ऑफ द फेमस एग्जाम्पल है हमारे हिटलर बाबू, जिन्होंने जर्मन्स को ज्यूज के अगेंस्ट इतना डराया, इतना कन्विंस किया कि ज्यूज को मार मार के सबने निकाल दिया ना। ये जो साइकोलॉजी है ना, जो फियर का यूज करना है ना, ये ऐसे ही बहुत सारी कंपनी, पॉलिटिशियंस और कई सारे लोग आज भी करते आ रहे हैं। और सबसे सैड बात तो ये है ना, आज भी हम लोग वैसे ही उल्लू बन रहे हैं जैसे पहले बनते थे।
आज हम इतने एडवांस हो गए, इतने समझदार हो गए, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप में है, बट फिर भी फियर मॉन्गरिंग का यूज़ करके कई सारी कंपनीज, बड़े बड़े लीडर्स आपको बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। इसलिए इससे भी बच कर रहे। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक आता है जिसे बोलते हैं लव बॉम्बिंग। ना ये चीज़ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कई बार लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक इंसान होता है जो दूसरे इंसान से बहुत प्यार करता है, तो वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में ही अपनी बातों से, अपने एक्शन से भर भर के सामने वाले इंसान को प्यार देता है। गिफ्ट्स, सरप्राइजेस, अच्छी अच्छी बातें, अफेक्शन भर भर के बॉम्ब की तरह वो सामने वाले इंसान के ऊपर डालता रहता है। और फिर एक बार जब सामने वाला इंसान उसके प्यार में पागल हो जाता है, सामने वाला इंसान को भी वो चीज़ पसंद आने लगती है, उसका जो विक्टिम है उससे सामने वाले इंसान को प्यार करने लग जाता है, और ये चीज़ वो पहले इंसान को समझ में आ जाती है, तो वो क्या करता है कि लव बॉम्बिंग वो कम कर देता है। एक एक करके वो सामने वाले इंसान को तरसाने लग जाता है अपने प्यार के लिए, अपने अफेक्शन के लिए, जिसके बाद उस सामने वाले इंसान को सेंस ऑफ रिजेक्शन फील होता है और वो मैनिपुलेटर के जाल में कहीं ना कहीं फंस जाता है। इसीलिए जब भी कोई इंसान आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ओवरली आपको प्यार कर रहा है और कुछ भी कर लो आपको वो सिर्फ प्यार ही शो किया जा रहा है, तो आप थोड़ा सा बैकफुट पे रह के खेल सकते हो। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक आता है, उसे बोलते हैं फोर्स्ड टीमिंग। ना बहुत साल पहले की बात है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। मैंने ना MLM ज्वाइन कर लिया था, मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी को ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे आपको पता ही होगा साइकोलॉजी के कई सारे हैक्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे आप बोल सकते हो मेरा भी थोड़ा बहुत कट गया था। बट हाँ, मैं पर्सनली तब बिलीव करता था कि हाँ, इस चीज़ से सच में बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा MLM पूरी तरीके से खराब ही था, बट वहाँ पे कई सारी चीज़ें हो रही थी जो अच्छी नहीं थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स टीमिंग वाली एक चीज़। एक टाइम बाद है ना, वहाँ पे इवेंट्स करने के लिए हम लोगों से पैसे मांगना चालू कर दिया था लोगों ने कि आप लोगों को 50-50, 100-100 रुपये देने पड़ेंगे, और इस चीज़ के लिए बोले थे हम टीम है, हम मिल के करेंगे, तभी हम मिल के कमा पाएंगे, तभी हम लोग ये सब होगा। ऐसे हम एक टीम बना दिया जा रहा था, जहाँ हम सबका आप बोल सकते हो जाने अनजाने में काटा जा रहा था, क्योंकि हम सबको ना एक टीम का हिस्सा बनने का शौक होता है, और इसी चीज़ का लोग ना कई बार गलत फायदा भी उठाता है। आपने नोटिस करा होगा कुछ कंपनीज के ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो आपको एक लंबी चौड़ी स्पीच देंगे, बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, और फिर बोलेंगे हम सब एक टीम का हिस्सा है, हम सबको सेक्रीफाइसेस करना है, इसीलिए अब से आप लोग सैटरडे संडे भी काम करोगे। और यहीं पे थोड़ा बहुत कई बार गलत हो जाता है। कई बार लोग आपको एक फोर्सफुली एक टीम का हिस्सा बना देंगे और फिर आपका फ़ायदा उठाने की लोग कोशिश करेंगे, तो इस चीज़ से भी बच के रहिए। नेक्स्ट आता है चॉइस रिस्ट्रिक्शन। ये एक साइकोलॉजिकल हैक है जहाँ पे आप लोगों के डिसीजन को खुद कंट्रोल करने लग जाते हो। देखो, अगर आप किसी भी इंसान को ना सीधे तरीके से काम करवाने बोलोगे तो वो लोग नहीं मानेंगे, आसान नहीं है। बट जब आप उनकी चॉइसेस को रोक दोगे, उस पर लिमिट लगा दोगे, तब आप अपने हिसाब से उनके डिसीजंस बनवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो आप चाहते हो कि आपका एक छोटा भाई है या बहन है, ठीक है, जिसको आप पढ़ाई करवाना है। अब डायरेक्टली आप उन्हें बोलोगे कि पढ़ाई कर, तो लोग शायद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी कुछ लिमिटेशंस लगा दो कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम पढ़ाई कर सकते हो या फिर मेरे साथ पूरे घर का काम करवाओ, तो अब क्योंकि शायद से घर का काम करना उनके लिए और ज़्यादा बोरिंग वाला काम है, इसलिए वो लोग पढ़ाई करना चालू करते हैं। खैर, ये वाली ट्रिक इंडियन पेरेंट्स कई बार यूज़ करते हुए आए हैं कि पढ़ाई कर वरना शादी करा दूंगी, या शादी करा दूंगा, या फिर दुकान पे बैठा देंगे, ये सब चीज़ें होती रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हैक पे, जिसे बोलते हैं गिल्ट ट्रिप। राहुल एक IT कंपनी में काम करने वाला था, जहाँ उसकी क्रिएटिविटी और डेडिकेशन सबको दिखती थी। उसकी कलीग थी प्रिया नाम की, जो बार बार ना मीटिंग्स में राहुल के काम का क्रेडिट खुद ले लेती थी ना। शुरुआत में राहुल ने प्रिया से बहुत पोलाइटली ये चीज़ को डिस्कस किया। राहुल बोलता है, प्रिया, मैंने नोटिस किया कि तुम मीटिंग में अक्सर मेरे आइडियाज़ को अपना बना देती हो। जिसके ऊपर प्रिया बोलती है कि अरे राहुल, तुम और मैं तो एक टीम है ना। वो बोलती है मैं क्रेडिट थोड़ी ना ले रही थी, मैं तो बस बता रही थी कि हम एज ए टीम कितना काम कर रहे हैं ना। बेसिकली यहाँ पे वो गैस लाइटिंग कर रही थी थोड़ी बहुत ना। इसके बाद राहुल इस बात पे जाने देता है, बट फिर वो वापस से ये चीज़ करती है, जिसके ऊपर गुस्से में आके वो वापस से प्रिया को बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तब प्रिया एकदम सैड होकर से बोलती है कि राहुल, तुम्हें पता है एक्चुअली ना मैं बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रही हूँ, और मुझे एक्चुअल में अभी अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा नीड है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, और जब मैं ऐसा बताती हूँ और बॉस मेरी तारीफ़ करते हैं, बाकी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं कि तुम अच्छा काम कर रही हो, तो उससे मुझे सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। सच बोल रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना शायद मैं यहाँ पे काम कर भी ना पाऊँ। तुम चाहोगे मैं जॉब छोड़ दूँ ना। ये चीज़ और कुछ नहीं है, एक टिपिकल गिल्ट ट्रिप है, जहाँ पे आप सामने वाले को गिल्ट ट्रिप में डाल देते हो, गलत काम करते हो, बट स्टिल लोगों को गिल्टी फील कराते हो उनके सिर्फ क्वेश्चंस पूछने पे। ये वाली चीज़ भी कई सारे लोग कई बार यूज़ करते हैं। जैसे कि कई बार आपके दोस्त भी आपको बोलेंगे कि चल यहाँ जाके आते हैं। अब अगर आपने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे काम है, तो वो आपको गिल्ट में डालेंगे, तू हमें भूल ही गया है, अब तो तुम हमारे साथ घूमता ही नहीं है, तो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है। खैर, हम कौन है तेरे लिए, अब तो तू बड़ा आदमी हो गया है। दोस्त, पार्टनर्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड एक दूसरे को गिल्ट ट्रिप में डालते हैं अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी का एक और प्रिंसिपल, जिसे बोलते हैं एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स। सिंपली कहा जाए
तो बात का बतंगड़ बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने पार्टनर से मिलने जाना था 5 बजे, बट किसी रीज़न की वजह से आप 5:30 बजे वहाँ पहुँचते हो। अब इसके ऊपर आपका जो पार्टनर है, जैसे ही आप आते हो वो बोलता है आधे घंटे लेट। तुमको पता है मैं आधे घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, इतनी धूप में, भूखी प्यासी, तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हें कोई फिक्र नहीं होगी, और अब बस हुआ, मुझे नहीं जाना है कहीं पे तुम्हारे साथ, मैं घर जा रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे कोई भी छोटी बात को लोग कई बार बहुत बड़ा बना देते हैं और बड़ी तरीके से दिखाते हैं, जिससे आप अगेन कई बार गिल्ट में भी आ जाते हो और आप मैनिपुलेट हो जाते हो। नेक्स्ट आता है सेल्फ अबेसमेंट। मैनिपुलेटर्स कई बार है ना इस चीज़ का यूज़ करते हैं अपनी बातें बनवाने के लिए, यानी वो लोग खुद को नीचा दिखाने लगते हैं। ज़्यादातर टाइम लोग है ना इसका यूज़ ट्रस्ट जीतने के लिए भी करते हैं, माफ़ी मांगने के लिए या फिर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और यहाँ पे होता क्या है, अपने आप की इंसल्ट कर लेना, अपने आप को नीचा गिराना जानबूझ के। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है, आपकी किसी भी बात को वो मान नहीं रहा, तो तब सेल्फ अबेसमेंट लोग यूज़ करते हैं कि यार मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और सुनना भी नहीं चाहिए, मैं हूँ ही बहुत बुरा, पता नहीं मैं ही क्यों ये गलती करता रहता हूँ, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं हमेशा चीज़ों को अच्छा करने के बजाय चीज़ों को बिगाड़ ही देता हूँ। बेसिकली अपने आप को बुरा नीचा दिखाने की कोशिश करना, जिसकी वजह से अगेन लोग थोड़ा गिल्टे में आ जाए और आपके साथ बात करने लग जाए। फीमेल्स इस ट्रिक का कई बार बहुत यूज़ करती हैं, अपने आप को डाउनग्रेड फील करा के लोगों को मैनिपुलेट करना। लास्ट यहाँ पे हम साइकोलॉजी ट्रिक की बात करेंगे, जिसे बोलते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। ये एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजिकल हैक है जो पूरा इस एक लाइन पर डिपेंडेंट है, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। कई बार सामने वाले को तोड़ने के लिए, कोई बात निकलवाने के लिए या कुछ रियलाइज करने के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, साइलेंट रहना भी काम कर देता है। क्योंकि साइलेंस कई बार लोगों के अंदर मल्टीपल इमोशंस को ट्रिगर कर देता है। सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सेल्फ डाउट करने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है, इसके साथ ही उनका अटैचमेंट भी बढ़ता जाता है। कई बार लोग इसका रिलेशनशिप में बहुत ईविल तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनर ने कोई गलती कर दी जो आपको पसंद नहीं, और आपके बार बार मना करने के बाद भी वो आपकी एक नहीं सुन रहे हैं। ऐसे टाइम पे कुछ भी बोलने के बजाय बोलना बंद कर देना, साइलेंट रहना, ये उन्हें कंफ्यूज कर सकता है। लोगों को है ना रिएक्शंस पसंद आते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टडीज तो ये भी बताती है कि साइलेंट रहना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, एज बैड एज फिजिकल पेन। इसलिए इसका भी यूज़ कई बार लोग करते हैं। अब देखो, मैंने ये सारी चीज़ें जो आपको बताई है वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर इंसान एक डार्क तरीके से या बुरी तरीके से ही उसका यूज़ करे। कई बार लोग नेचुरली भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं जाने अनजाने में। बट हाँ, कई बार ये सब चीज़ों को लोग टैक्टिकली जानबूझ के बार बार इसका यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको कोई पैटर्न दिखता है तो उस टाइम पे आप लोगों को ये वाला वीडियो सेंड कर सकते हो, उन्हें भेज सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि एक्चुअल में डार्क साइकोलॉजिकल हैक्स है जो आपको मेरे पर नहीं यूज़ करना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर अस एंड यू। सो बस इतना ही मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को जितना हो सकता है उतना लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी रियलाइज़ हो कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इतनी अच्छी है नहीं। और हाँ, अगर आप इन्हें यूज़ भी कर रहे हो तो अच्छे पर्पस के लिए करो, सही चीज़ों के लिए इनका यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा बहुत, बट वही आपका इंटेंशन मैटर करता है। अच्छे इंटेंशन के साथ इन चीज़ों का कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी से रिलेटेड और वीडियोस देखना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके ऊपर एक और पार्ट बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय।